इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान का इंटरव्यू करने की पादाश में इस्लामाबाद से एक यूट्यूबर को मोहसिन नकवी साहब, वही वाले मोहसिन नकवी साहब जिन्हें पता नहीं कौन कौन से सिविल अवार्ड से नवाजा गया है कि उन्होंने मुल्क में जो दहशतगर्दी के हमले थे वो एक साल के दौरान उनकी तादाद में 45% इजाफा हुआ। ये इतनी बड़ी कामयाबी है मोहसिन नकवी साहब की कि इसके एजाज़ में उनको बाकायदा अनाउंस करके ये अवार्ड दिया गया है इस अजीम कामयाबी की के नतीजे में कि उन्होंने मुल्क में दहशतगर्दी को कंट्रोल किया। अब जब से वो एक साल हुआ है उन्हें वज़ीर दाखिला बने हुए पाकिस्तान का, और इस एक साल के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 45% इजाफा हुआ है। और ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार के अदाद शुमार हैं। और इस अजीम कामयाबी पर मोहसिन नकवी साहब को, वफाकी वज़ीर दाखिला को, आला सिविल अवार्ड से, निशान इम्तियाज़ से सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी साहब ने नवाजा है। और ये एजाज़ वो दहशतगर्दी को तो छोड़ें, अलीमा खान के इंटरव्यू करने वाले एक जर्नलिस्ट को, एक यूट्यूबर को उठा कर ले गई है मोहसिन नकवी साहब की पुलिस। ज़ाहिर है ऐसी खिदमात जो कि अब गिनी भी नहीं जा सकती मोहसिन नकवी साहब की कितनी हैं, उनकी पादाश में उनको तो हर 14 अगस्त को, हर 23 मार्च को, बल्कि सुबह दोपहर शाम उनका तो एक एक अवार्ड बनता है। जुनेद अकबर साहब जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, इमरान खान ने अपोजिशन लीडर को उतार कर उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया। बकरी की तरह मिन मिन करते हुए, बाकायदा भीख मांगते हुए लहजे में उन्होंने स्पीकर साहब से कहा कि इज़्ज़त माब, किबला काबा, आलीजा, जनाब स्पीकर साहब, अगर आपकी शान में गुस्ताखी ना हो, अगर आपके मिजाज पर गना ना गुजरे तो अल्लाह का वास्ता है वो कुछ नाशुदनी किस्म की बलोच माएँ, बहनें, बेटियां हैं जो आकर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने 30-31 दिन से एहतजाज करती बैठी हैं कि उनके बेटों को, उनके शौहरों को, उनके भाइयों को, उनके प्यारों को उठा कर ले गए हैं अहले कुव्वत, वो उनको वापस दिला दिए जाएं, उनकी बात सुन ली जाए। अगर आपकी समातों पे गिराना गुजरे, अगर आपका इकबाल बुलंद हो, आपको कोई बुरा ना लगे, तो स्पीकर साहब मैं आपसे मिनमिनाते हुए अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई पार्लियामेंट का वफद बना दें जो उनको उन ख़वातीन की जाकर फ़रियाद सुनाए। ये नहीं कहा कि उनका मसला हल कर दे, वो उनकी फ़रियाद सुनाए। उन्होंने कहा ठीक है, ये मसला तो लंबा चलेगा और आराम से ही हल होगा, लेकिन मेहरबानी करें अगर कोई उनकी बात ही सुनाए तो सरकार आली तबार का इकबाल बुलंद होगा, बड़ी इनायत होगी। और स्पीकर साहब ने जुनेद साहब के बहुत ज़्यादा मिनमिनाने के बावजूद कहा, डॉक्टर तारिक फजल साहब आप देख लें अगर इस मसले पे कुछ कर सकते हैं। बस ये उनकी इतनी मिन्नत तराजियों के बाद भी ये असर हुआ। ये है इस वक्त हुकूमत की ताकत, जिसने पीटीआई को उसकी औकात मुकम्मल तौर पर याद दिला दी है। और जो कामरान टिसोरी साहब ने कहा है, ये एक तरह से अच्छा हो रहा है, जो रऊनत निकल कर सामने आ रही है मौजूदा सेटअप की, ये बहुत अच्छा है तारीख़ दानों के लिए, बहुत सी गवाहियाँ, और पाकिस्तान के सिस्टम को समझने के लिए, और नवाज़ शरीफ, आसिफ ज़रदारी और इन सब लोगों के चेहरों से निकाब खींचने के लिए ये जो कुछ कामरान टिसोरी साहब या सादिक साहब और ये सब लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो थोक के हिसाब से, ये जो बिल्कुल रेडी पर बेचने के हिसाब से जिस तरह एजाज़ात तकसीम किए गए हैं, ये बहुत अच्छा किया है। टिसोरी साहब ने तो बिल्कुल मामला ही फिक्स कर दिया। उन्होंने कहा डालना है वोट तो डाल लो, पहले भी तो डाले थे ना, मैं तुम्हें मना नहीं करता, तो निकले तो नहीं ना, तो अब कर लो जो कर सकते हो। यानी वो बता रहे हैं कि तुम्हारे वोट की ऐसी की तैसी। इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं टिसोरी साहब, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है, और उसके बावजूद वो इस्टेब्लिशमेंट का राज भी नहीं रख रहे। ज़ाहिर है अब ये ओपन सीक्रेट है, ये राज ही नहीं है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। पहले तो पीटीआई वाले अदालतों में चीखते थे, लेकिन आपको क्या लगता है कामरान टिसोरी के अपने मुंह से कहने के बावजूद कि तुमने वोट डाले थे और तुम्हारे डब्बों में से कुछ और निकल आया, कामरान टिसोरी के इस एंडोर्समेंट के बावजूद भी क्या कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट, कोई जज, कोई 27 लाख का पैकेज लेने वाला इतनी शर्म करेगा, इतनी ग्रेस शो करेगा कि किसी एक भी 190 को नहीं, किसी एक भी पीटीआई मेंबर की अपील का फैसला उसके हक में कर दे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इंसाफ के मयारात हैं और ये बहुत अच्छा हो रहा है। आप जितना ज़्यादा फाशिज़म को बढ़ाते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप ये हरकतें करते जाएंगे, उतना सबको यकीन आता जाएगा और समझ आती जाएगी। कम से कम जब भी कभी इलेक्शन होंगे तो पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, एमक्यूएम का, इन तमाम जमातों का जो इस फेसिज्म का हिस्सा हैं, जो इस फेसिस्ट रेजीम को लीड कर रही हैं, जो बलोच माओ बहनों के साथ जो सलूक कर रही हैं, जो पीटीआई वालों के साथ सलूक कर रही हैं,
जो अदालतों को अपना गुलाम बनाकर अदालतों का ठट्ठा उड़ा रही हैं, जो इलेक्शन कमीशन को अपना गुलाम बनाकर इलेक्शन कमीशन का ठट्ठा उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हारे डब्बों में से वोट नहीं निकलेगा। यानी सिकंदर सुल्तान राजा साहब को अगर डूब मरना तो शायद कोई छोटा लफ्ज़ है, अब वो जो भी शर्म महसूस कर सकते हैं कर लें, लेकिन आपको क्या लगता है वो शर्म महसूस करेंगे? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो हुकूमत, वो जो कहते हैं ना कि क़यामत के दिन हमारे अपने ही हाथ पांव हमारे गुनाहों का बोल बोल कर एतराफ़ करने लगेंगे, ये बिल्कुल वो वाली सूरत हाल है। तो अब तो इस्टेब्लिशमेंट के अपने बंदे सुबह दोपहर शाम बोल बोल कर बता रहे हैं कि हाँ हमने ये किया है। कभी ख्वाजा आसिफ साहब खड़े हो जाते हैं कि हाँ हाइब्रिड निज़ाम है, कभी राना सनाउल्लाह साहब खड़े होकर कह देते हैं मोहसिन नकवी की तो मेहरबानी है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बना, वरना तो वो वज़ीर आज़म भी बन सकता था। बाय द वे अजीम मशावरत फराहम करने पर राजा अपने सनाउल्लाह साहब को भी एजाज़ दिया गया है। नवाज शरीफ को पता नहीं क्यों नहीं दिया गया, हालांकि जंग उसने डिज़ाइन की थी, उसको नहीं एजाज़ दिया गया। यानी पूरे पाकिस्तान के एक एक बंदे को दे दिया गया, नवाज शरीफ को नहीं दिया गया। और एक हमारे महल्ले में सुखियाँ रोटियों वाला आता है, उसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, उसको भी नहीं दिया गया। पता नहीं ये नवाज शरीफ के साथ और वो सुखियों रोटियों वाले के साथ ज़्यादती हुई है, बाकी तो सबको एजाज़ मिल गया है। ज़ाहिर है खिदमात ही इतनी ज़्यादा हैं कि एजाज़ात तो बनते ही हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं हो रही। इंसानी हकूक़ की वायलेशन, डेमोक्रेसी का ठट्ठा उड़ाने के मामलात सिर्फ इस्लामाबाद से लेकर और दहशत गर्दी से अटे हुए इलाकों तक और मासूम बलोच माओ बहनों तक ही नहीं है। पंजाब में जहाँ पर कोई लापता अफराद का मसला नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, CCD सुबह दोपहर शाम दहशत गर्दी में मुलविस थी, सब लोग चीख रहे थे, कोई नहीं सुन रहा था। मरियम बीबी को एहसास ही नहीं है, वो पहली बार वज़ीर आला बनी हैं। आज से पहले शायद वो कभी MNA MPA भी नहीं बनी थी और अब वो अचानक वज़ीर आला पंजाब बन गई हैं और उनको ये एहसास ही नहीं है कि कल जब इस्टेब्लिशमेंट्स के नून लीग से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे तो ये जो पुलिस अफसरान जो सुबह दोपहर शाम जाली मुकाबलों में बंदों को पार कर रहे हैं, ये साफ बचकर निकल जाएंगे और कहा जाएगा कि मरियम हुकूमत की सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा था। और खुदा ना खास्ता मरियम बीबी को बहुत सारे केसेस का सामना करना पड़ सकता है। माजी में हमने देखा कि MQM के ख़िलाफ़ कराची में ऑपरेशन हुआ और ये सब कुछ जो हो रहा था ये ज़ाहिर है अहले कुव्वत की आशीर्वाद से हो रहा था। और उसके बाद ज़ियाउल हक अपना जो गुलाम इसहाक़ खान ने बीबी की हुकूमत गिराई, ये कहकर के मावराए अदालत हलाकतें हो रही थी, जिसकी पादाश में बीबी की हुकूमत को डिज़ोल्व किया गया और बीबी के ख़िलाफ़ ऐसे अदालतों में केसेस भी चलते रहे। तो ये जो यकी गेट थाने के मुतल्लिक एक रिपोर्ट बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई है कि वहाँ पर पुलिस किसी बंदे को उठा कर ले गई और उसके घर वालों से कहा 10 लाख रुपया रिश्वत दो वरना तुम्हारा बंदा मार देंगे। घर वालों ने कहा हम गरीब लोग हैं, माई बाप ये 3 लाख ले लें और हमारा बंदा छोड़ दें। 3 लाख भी ले लिया पुलिस ने और उस बंदे को मुकाबले में पार भी कर दिया ताकि आइंदा लोगों को पता चल जाए। तो अब हो सकता है कि आप रेपिस्ट को, हो सकता है आप पीडोफाइल्स को, हो सकता है आप टेररिस्ट को मुकाबलों में पार कर रहे हों। हो सकता है आपको अपने जुडिशल सिस्टम पर यकीन ना हो, आपको लगता हो कि जिस जुडिशल सिस्टम पर आलिया नीलम साहिबा, सरफराज डोगर साहब, या आफरीदी साहब, अमीनुद्दीन खान साहब जैसे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का कब्ज़ा आपने करवा दिया है, इस जुडिशल सिस्टम से इंसाफ की कोई तवक्को तो है नहीं। सरफराज डोगर साहब तो सुबह दोपहर शाम कभी अंग्रेज़ी तो कभी उर्दू बोलकर हमें बताते ही हैं कि वो कितने अहल हैं। बाकियों का भी ज़ाहिर है यही हाल है। तो जिस मुल्क में जजेस का ये हाल हो वहाँ पर पुलिस अज खुद, अदालत खुद ही मुनसिफ, खुद ही वकील, खुद ही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बनकर जो लोगों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाकर, कभी रेपिस्ट होने के इल्ज़ाम लगाकर और ये जो पार कर रही है, हो सकता है वो आधे लोग जिनको वो मुकाबलों में पार करती है वो वाकई मुलजिम हो, मुजरिम हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आधे लोग जिनको वो मुकाबलों में पार कर रही है वो मुजरिम ना हो और कल ये सारे गुनाह जब कुर्सी मरियम बीबी के नीचे से निकल जाएगी तो ये सारे गुनाह उनके खाते में पड़ जाएंगे। लेकिन जाहिर है जब कोई पावर में होता है तो उसको कोई एहसास नहीं होता। सिर्फ जुनेद अकबर साहब ही PTI की तरफ से डरे हुए नहीं हैं, बल्कि जो ANP ने PTI को फिर ऑफ़र की कि हम एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करवाना चाह रहे हैं उन ये टेररिज्म के मसाइल पर जो दीगर मसाइल खैबर पख्तूनख्वा को इस वक्त दरपेश हैं, तो आप उसमें आ जाएं। लेकिन PTI भी फिर डर गई। सिर्फ वो जुनेद अकबर ही नहीं डरे लापता अफराद की माओ बहनों का जिक्र करते हुए, उन्होंने हाथ जोड़ के स्पीकर से मिनमिनाते हुए दरख्वास्त नहीं की थी। आप उनकी वीडियो देखें जो वो तकरीर करने के नाम पर जो मिनमिना रहे हैं कौमी असम्बली में, आपको मज़ा आ जाएगा। बैन ही PTI वाले भी डर रहे हैं कि हम ANP के साथ किसी ऐसी भी APC में बैठ गए तो कहीं अपोजिशन मजबूत ना हो जाए, और अपोजिशन मजबूत हो गई
4-5 जमातें मज़ीद मिल गईं को मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, को महमूद अचकज़ई, पहले ही हमारे किरदार से मुतल्लिक सवाल उठाए जा रहे हैं। सब लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप लोग पीटीआई का माजी ठीक नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो एक पेज पर हुआ करती थी और कल उसे मौका मिला तो वो दोबारा एक पेज पर आ जाएगी, और अभी भी पीटीआई के कुछ लोग अंदर अंदर इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों में हैं, तो आप ऐसी जमात के साथ क्यों मिल रहे हैं। तो अभी भी अपोजिशन का जो इत्तेहाद है, महमूद अचकज़ई और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, ज़ुबैर उमर और पीटीआई, 2-4 छोटे छोटे ग्रुप हैं जो आपस में मिल रहे हैं। इनमें मज़ीद ग्रुप अगर शामिल हो गए तो अपोजिशन मजबूत हो सकती है, जिससे इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो सकती है। चुनांचे पीटीआई वाले अपोजिशन की मज़ीद जमातों को बिल्कुल अपने साथ मिलाने पर तैयार नहीं है। तो सब के सब लोग इस्टेब्लिशमेंट को सर्व कर रहे हैं, चाहे वो पीटीआई जैसी अपोजिशन हो जो इस अपोजिशन इत्तेहाद को मजबूत ना करके इस्टेब्लिशमेंट को सर्व कर रही है, जो बलोच माओ बहनों की आवाज़ ना बन के इस्टेब्लिशमेंट को सर्व कर रही है, जो जश्न आज़ादी पर जिसके लीडरान MNAs MPAs पीटीआई का झंडा उठाकर बाहर नहीं निकले और वो इस्टेब्लिशमेंट से डर रहे हैं और उसको सर्व कर रहे हैं। पीटीआई के सेनेटर्स, MNAs MPAs कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में बाहर निकल सकते थे झंडे उठाकर, एक हाथ में कौमी परचम दूसरे हाथ में पीटीआई का झंडा उठाकर निकल आते, लेकिन वो नहीं निकले। तो ये जो कुछ हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो पीटीआई जैसी अपोजिशन जमात हो, चाहे वो अता तारड़ जैसे और आज़म नज़ीर तारड़ जैसे और राना सनाउल्लाह जैसे और न जाने कौन कौन सुखियाँ रोटियाँ बेचने वाले से भी बदतर किस्म के लोगों को जिस तरह सिविल अवार्ड्स दिए गए हैं, ये सब लोग हों, ये बिल्कुल पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के मुंह पर एक बदनुमा दाग है। और ये बहुत अच्छा है कि ऐसे सिविल अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, ऐसी अपोजिशन और हुकूमत जमहूरियत और आइन और इंसानी हकूक़ की पामालियों में मुलव्वस है और आवाम को नज़र आ रही है, ताकि आवाम को पता चल सके कि जिन लोगों को वो अपना नुमाइंदा समझती है, चाहे वो कोई भी सियासी जमात है, वो नुमाइंदे नहीं हैं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं कि जिसकी तलाश में निकले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं, जमा लहू की पुरस्रार शाहराहों से गुजर कर जो निकले तो दामन पे कितने हाथ पड़े। फैज़ साहब की नज़म बहुत लंबी और बहुत शानदार है, पूरी याद नहीं है। बहरहाल वो जो फरमाते हैं कि चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, बात सिर्फ इतनी सी है।